दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके और आपके परिवार के उज्जवल, समृद्ध और स्वस्थ भविष्य की कामना करता हूं। दोस्तों, आज मैं आया हूं जन रक्षा पॉलिसी के तीसरे वीडियो को लेकर, जीवन रक्षक पॉलिसी की तीसरी वीडियो को लेकर मैं आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप पहली और दूसरी वीडियो देखे होंगे, जिसमें मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन, जीवन रक्षक पॉलिसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन को मैंने दिया हुआ है और जीवन रक्षक पॉलिसी के मैच्योरिटी और डेथ क्लेम के बेनिफिट्स के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी देने का प्रयास किया हूं। दोस्तों, यदि आपको कुछ समझ में न आया हो, मेरी रिक्वेस्ट यह है कि आप मुझसे संपर्क करें मेल के जरिए। मेरा प्रयास होगा कि मैं जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान करूं। आज इस तीसरे वीडियो को देखते हैं। LIC की यह पॉलिसी है जीवन रक्षक पॉलिसी, टेबल नंबर 827। यह पॉलिसी जो लॉन्च हुई थी 19 अगस्त 2014 को। आइए देखते हैं इसमें क्या बेनिफिट है। मॉड रिबेट और हायर सम एश्योर्ड रिबेट। इस पॉलिसी में ईयरली पॉलिसी अगर की जाती है तो 2% का रिबेट मिलता है। हाफ ईयरली पॉलिसी की जाती है तो 1% का रिबेट LIC इस पॉलिसी में, जीवन रक्षक पॉलिसी में देती है। दोस्तों, इसके बाद हायर बेसिक सम एश्योर्ड की रिबेट क्या है? हायर बेसिक सम एश्योर्ड की जो रिबेट है वो है 75,000 से लेकर 1,45,000 तक का अगर बीमा किया जाता है तो उसमें बेसिक सम एश्योर्ड की रिबेट नहीं होती है। लेकिन 1,45,000 से लेकर 2 लाख का बीमा किया जाता है तो 1.5% ₹1.5 प्रति हजार बेसिक सम एश्योर्ड के हिसाब से छूट मिलती है। इस वीडियो को समझने के लिए एक चीज कहूंगा, मॉड रिबेट और हायर बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट, इस चीज के विषय में विस्तृत जानकारी लेने के लिए मेरी राय यह है कि 833 नंबर जो टेबल है जीवन लक्ष्य, उस पॉलिसी का जो चौथा वीडियो है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। सर्विस टैक्स को ध्यान में रखते हुए मॉड रिबेट और हायर बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट का बेनिफिट को मैंने विस्तृत रूप से उसमें समझाया है और मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छी जानकारी, ये जितने भी वीडियो हैं इससे संबंधित, मतलब मॉड रिबेट और हायर बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट से संबंधित जानकारी उसमें अच्छी तरह से दी हुई है। तो मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। चूंकि उसमें मैंने वीडियो में विस्तृत जानकारी दी हुई है, इसलिए अब इसको ज्यादा लंबा ले जाना नहीं चाहता हूं। आगे चलते हैं। आगे बेनिफिट की जो इस पॉलिसी में और बेनिफिट है उसको बताते हैं। प्रीमियम पेमेंट रूल और ग्रेस पीरियड, यह क्या है? देखिए दोस्तों, LIC की जो पॉलिसी होती है ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली और मंथली बेस पर आप कर सकते हैं। यदि ईयरली पॉलिसी की जाती है, देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने इसको बताया हुआ है, लेकिन फिर से एक दोबारा इसको रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे मान लीजिए ईयरली पॉलिसी की गई 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को अगर आप ईयरली पॉलिसी करते हैं तो हर साल 28 दिसंबर आपका लास्ट डेट होगा प्रीमियम जमा करने का। अब अगर प्रीमियम 28 दिसंबर को जमा करनी है तो इसका जो ड्यू मंथ है, यानी प्रीमियम मंथ जो है वो होगा 28 नवंबर से 28 दिसंबर तक का। 28 नवंबर से 28 दिसंबर तक यह ड्यू मंथ है। इस प्रीमियम मंथ या ड्यू मंथ के अंदर आपको अपनी प्रीमियम जमा कर देनी है। यदि किसी कारण से 28 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में प्रीमियम जमा नहीं करते हैं तो LIC 30 दिन की रियायती अवधि देती है। 30 दिन की यह रियायती अवधि देती है, ग्रेस पीरियड जिसको कहा जाता है। इस 30 दिन के अंदर भी अगर प्रीमियम जमा करते हैं तो नॉर्मली आपकी प्रीमियम जमा होगी और LIC की इस पॉलिसी के सारे फायदे इस 30 दिन के अंदर बने रहेंगे। दूसरी विधि है हाफ ईयरली। यदि हाफ ईयरली पॉलिसी की जाती है, सपोज दैट मान लीजिए 28 दिसंबर को ही आपने पॉलिसी ली, लेकिन सालाना न लेकर आपने 6 माही लिया, तो हर 6 महीने पर आपको प्रीमियम जमा करनी होगी। यानी इसकी जो अगली किस्त आएगी वो आएगी जून में। 28 जून को आपको 28 जून तक जमा करना होगा। उसके बाद जो उसकी आगे की प्रीमियम आएगी वो 28 दिसंबर तक जमा करना होगा। अब इस पॉलिसी के ड्यू मंथ क्या है? तो इसका जून के लिए जो प्रीमियम मंथ होगा 28 मई से 28 जून के बीच में प्रीमियम आपको जमा करनी होगी। इसी तरह से दिसंबर के लिए 28 दिसंबर का जो प्रीमियम मंथ है वो क्या होगा? 28 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर के बीच में प्रीमियम जमा करना होगा।
यह प्रीमियम मंथ कहा जाएगा। लेकिन सेम जैसे पीछे अभी ईयरली पॉलिसी में मैंने बताया, ईयरली पॉलिसी के कि अगर जमा नहीं कर पाते हैं, अगर यहां जमा नहीं कर पाते हैं तो यहां भी सेम 30 दिन का ग्रेस पीरियड एलआईसी दे रही है। इस 28 जून के बाद 30 दिन तक अगर प्रीमियम जमा करते हैं तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होता है। पॉलिसी का रिस्कवर वगैरह सारी व्यवस्थाएं चालू रहेंगी। इस डेट में भी प्रीमियम जमा करने पर पॉलिसी आपकी इनफोर्स मानी जाएगी। अब क्वार्टरली विधि, क्वार्टरली विधि में जैसे सपोज डेट मान लेते हैं कि 28 दिसंबर को आपने पॉलिसी कराई, तो चूंकि क्वार्टरली विधि है तो इसमें हर 3 महीने पर प्रीमियम जमा करनी होगी, यानी साल में 4 बार किस्तें जमा होंगी। अब 4 बार अगर प्रीमियम जमा कर रहे हैं तो चूंकि 28 दिसंबर को आपने पॉलिसी कराई तो इसकी अगली प्रीमियम आएगी मार्च में, फिर जून में, फिर सितंबर में, फिर दिसंबर में, उसके बाद फिर मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में। और सपोज दैट 28 दिसंबर को आपने पॉलिसी कराई है तो अगली ड्यू की जो लास्ट ड्यू डेट होगी वो होगी 28 मार्च, उसके बाद लास्ट डेट होगी 28 जून, उसके बाद होगी 28 सितंबर, उसके बाद होगी 28 दिसंबर। ड्यू मंथ क्या होगा? मार्च के लिए होगा 28 मार्च से 28 फरवरी से 28 मार्च प्रीमियम मंथ होगा। जून के लिए 28 मई से 28 जून प्रीमियम मंथ होगा। 28 सितंबर के लिए 28 अगस्त से 28 सितंबर के बीच प्रीमियम मंथ होगा। दिसंबर के लिए 28 नवंबर से 28 दिसंबर होगा। यानी इस प्रीमियम मंथ के बीच में आपको प्रीमियम जमा करनी है, इस महीने में आपको प्रीमियम जमा कर देनी है। लेकिन अगर जमा नहीं कर पाते हैं तो सेम 30 दिन का ग्रेस पीरियड एलआईसी दे रही है। कहने का मतलब यह है, यदि पॉलिसी आप ईयरली विधि से कराते हैं या हाफ ईयरली कराते हैं या क्वार्टरली कराते हैं, सालाना, छमाही, तिमाही, इस विधि से अगर कराते हैं तो प्रीमियम मंथ में अगर प्रीमियम आप जमा नहीं कर पाए तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड एलआईसी आपको देती है। आइए अब मंथली बेस को देखते हैं। मंथली बेस में क्या है? अब मंथली बेस से ही यह क्लियर हो जाता है कि हर महीने आपको प्रीमियम जमा करनी है। सपोज दैट आपने पॉलिसी कराया 28 दिसंबर को, तो इसकी ड्यू क्या होगी? 28 जनवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च, 28 अप्रैल, 28 मई, 28 जून, 28 जुलाई, 28 अगस्त, 28 सितंबर, 28 अक्टूबर, 28 नवंबर और 28 दिसंबर। उम्मीद करता हूं कि हर एक को बताना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पिछले जो स्लाइड में जो मैंने विवरण दिया हुआ है उससे आप समझ जाएंगे। तो इसका प्रीमियम मंथ हो जाएगा 28 जनवरी का 28 दिसंबर से 28 जनवरी, फरवरी का हो जाएगा 28 जनवरी से 28 फरवरी। तो यह प्रीमियम मंथ होगा। इस प्रीमियम मंथ में अगली प्रीमियम आपको जमा करनी है। लेकिन यदि इस प्रीमियम मंथ में अगर आपने ड्यू जमा नहीं किया तो ऐसी कंडीशन में आपको मंथली पॉलिसी में जो ग्रेस पीरियड मिलेगा वह 15 दिनों का मिलेगा। तो 15 दिन के अंदर प्रीमियम आपको जमा कर देनी होगी। दोस्तों, एक बात यहां कहना बहुत उचित और जरूरी समझता हूं कि देखिए, यह ग्रेस पीरियड या जो रियायती अवधि है यह दी गई है आपके विपरीत परिवेश के लिए। देखिए, हमेशा होता है कभी दिक्कत आ जाती है, तो जब दिक्कत आती है उस समय आप ग्रेस पीरियड का अगर आप उपयोग करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद है। बराबर ग्रेस पीरियड का उपयोग करना वह उचित नहीं है। तो मेरी राय यही है कि अगर आपने एलआईसी की पॉलिसी ली हुई है या आप कराने की सोच रहे हैं तो उसकी प्रीमियम को आप ड्यू मंथ में यानी प्रीमियम मंथ के बीच में ही आप जमा कर देंगे। यदि किसी कारण से कभी अगर कोई समस्या हो गई और आपको प्रीमियम जमा नहीं कर पाए, ऐसी कंडीशन में आप ग्रेस पीरियड का उपयोग करें, वो ठीक है। लेकिन हमेशा के लिए ग्रेस पीरियड में प्रीमियम जमा करना वो सही नहीं होता है। अब एक बात आती है कि इन केस ग्रेस पीरियड में भी हम प्रीमियम जमा नहीं करते हैं तो क्या होगा? यदि ग्रेस पीरियड में अगर आपने प्रीमियम जमा नहीं किया और डेट क्रॉस कर गया, यानी मंथली पॉलिसी में 15 दिन भी क्रॉस हो गए, या अगर क्वार्टरली, ईयरली या हाफ ईयरली आपने पॉलिसी कराई है उसमें 30 दिन की रियायती अवधि है, ग्रेस पीरियड 30 दिन का है, वो भी क्रॉस हो जाता है और प्रीमियम जमा नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला नुकसान होगा कि जो डेथ बेनिफिट वाला जो फायदा पॉलिसी दे रही है वो इमीडिएट क्लोज हो जाएगा, यानी रिस्क कवर समाप्त। अगर ग्रेस पीरियड क्रॉस कर गया और उस समय तक प्रीमियम जमा नहीं है और ग्राहक की डेथ हो जाती है, ऐसी कंडीशन में पॉलिसी रिस्क नहीं लेगी और कस्टमर की डेथ हो गई तो जो डेथ बेनिफिट वाला बेनिफिट है वो फैमिली को नहीं मिलेगा, पहला चीज। दूसरा चीज,
ग्रेस पीरियड क्रॉस करने के बाद जब आप प्रीमियम जमा करने के लिए जाते हैं तो पॉलिसी की प्रीमियम जमा करने के साथ में आपको जमा करना होगा लेट फीस। यानी यह दूसरा नुकसान है। पहला तो आपका रिस्कवर बंद, दूसरा चीज आप जमा भी करेंगे तो लेट फीस जमा करेंगे। तो दोस्तों इसलिए मैं कहूंगा कि अधिकतम अगर लेट होता है तो भी आप ग्रेस पीरियड तक प्रीमियम अपनी जमा कर दें। चलिए आगे की बात करते हैं। लैप्स पॉलिसी यह क्या है? यह एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। आइए कहता हूं क्यों है, इसको मैं बताता हूं। यदि पॉलिसी की प्रीमियम रेगुलर 6 महीने तक जमा नहीं हुई तो ऐसी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। यानी ऐसी पॉलिसी को बंद कहा जाता है कि यह पॉलिसी बंद हो गई है। इस पॉलिसी में किसी भी तरह के कोई फायदे चालू नहीं रहते हैं। अब यदि कोई कस्टमर चाहता है अपनी इस पॉलिसी को चालू कराना तो सबसे पहला उसको अपने हेल्थ के विषय में एलआईसी को यह बताना होगा कि वह पूर्णतया स्वस्थ है। यदि एलआईसी आवश्यक समझती है तो मेडिकल के लिए कह सकती है या कोई स्पेशल रिपोर्ट ईसीजी वगैरह के लिए कह सकती है। उसके बाद एलआईसी यह विचार करेगी कि बीमा की पॉलिसी चालू होगी या नहीं होगी। यानी एलआईसी अगर यह पाती है कि आपने पॉलिसी आप उस समय अस्वस्थ हैं, यानी जब पॉलिसी चालू कराने के लिए गए उस समय अगर एलआईसी आपको अस्वस्थ पाती है, मेडिकली अनफिट पाती है, तो ऐसी कंडीशन में वो पॉलिसी चालू करने से मना कर सकती है। एक चीज का खास और ध्यान दें, इन केस पॉलिसी चालू कराते समय आपने यह तथ्य छिपा लिया कि आपकी तबीयत खराब है और पॉलिसी चालू हो जाती है, उसके बाद इन केस डेथ हो जाती है, बीमा धारक की डेथ हो जाती है, ऐसी कंडीशन में जांच में जब यह पाया जाता है कि डेथ हो गई, पॉलिसी चालू कराई गई और उस समय मेडिकली अनफिट बंदा था, तो ऐसी कंडीशन में उस पॉलिसी के चालू होने के बावजूद भी रिस्कवर ब्लॉक हो सकता है। रिस्कवर का जो बेनिफिट है वो रोका जा सकता है। तो दोस्तों मेरी यह राय है कि पॉलिसी को लैप्स तो बिल्कुल मत होने दीजिए। इसके बाद यदि पॉलिसी लैप्स है और उसको आप चालू कराना चाह रहे हैं तो यह पॉलिसी अधिकतम 2 वर्षों के बीच तक ही चालू हो सकती है। 2 वर्ष से पूरा होने से पहले ही पॉलिसी चालू होगी। यदि पॉलिसी की ड्यू जिस महीने में जमा करनी थी उससे 2 साल से ज्यादा समय बीत गया तो फिर 31 दिसंबर 2013 के बाद की जो भी नई पॉलिसियां लॉन्च हुई हैं, यानी 1 जनवरी 2014 के बाद अगर आपने पॉलिसी कराई है, चाहे कोई पॉलिसी हो, और उस पॉलिसी को अगर आप चालू कराने के लिए जाते हैं तो फिर वो पॉलिसी चालू नहीं हो पाएगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है टैक्स बेनिफिट। दोस्तों यह एलआईसी का बहुत ही महत्वपूर्ण और बेनिफिट वाला फीचर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो एलआईसी की पॉलिसी अगर आप कराते हैं तो अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको प्रीमियम जो एलआईसी में सालाना प्रीमियम आप जमा कर रहे हैं उसका छूट मिल जाता है। और एलआईसी की जो मैच्योरिटी होती है या डेथ क्लेम का जो भुगतान होता है वो अंडर सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत पूर्ण रूप में इनकम टैक्स से फ्री है। उस पर कोई भी टैक्स आपको देना नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमने जो वीडियो आपको दिखाई है, जो जानकारी दी है, वो आपको समझ में आई होगी, उसके फायदे आपको हुए होंगे। या मेरा प्रयास यह है कि आप जो भी सोचकर आप इस वीडियो को देखना शुरू किए होंगे, वीडियो समाप्त होने के बाद आप उस जानकारी को पाए होंगे। लेकिन यदि आप जो जानकारी चाहकर आप आए इस वीडियो को देखने के लिए, यदि वह जानकारी आपको नहीं मिली तो मेरी यह हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमें संपर्क कीजिए। मेरी मेल आईडी है lic-minioffice54@gmail.com। तो मेरी मेल आईडी पर आप मेल करें, आप जो जानकारी चाहते हैं वो जानकारी आप मुझे मेल करें। जल्द ही मैं आपकी जानकारी को दूर करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। और कम से कम इसके जरिए मैं अपने आप को यह जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या चीज है जो मुझसे छूट रही है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, यदि आपको जानकारी इससे मिली और वह जानकारी आपको लगती है कि फायदेमंद है, तो दोस्तों यह जानकारी आप अपने दोस्तों को आप शेयर करें। मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें।
मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू दोस्तों, आपका समय कीमती है, मुझे पता है आपका समय कीमती है। अपने कीमती समय से निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ी इच्छा रही होगी जिस वजह से आपने यह वीडियो देखना शुरू किया होगा। तो आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया, और यदि आपकी जरूरत, जिस जरूरत के लिए आपने वीडियो देखा, वो जरूरत पूरी हो गई तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। लेकिन यदि वह जरूरत पूरी नहीं हुई और आपका समय भी खर्च हुआ, तो निश्चित रूप से यह मेरा दायित्व बनता है कि उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूं। इसी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मेल कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।